A very good morning to students. Students, let's start with again over the placing of concrete. So, it's over placing of concrete on road slabs and airfield slabs. ओके रोड्स पर जैसे कि आप देख रहे हो आजकल के कंक्रीट रोड्स बन रहे हैं, वैसे ही एयरफील्ड के अगर स्लैब्स है, ठीक है, जो कंक्रीट्स के बन रहे हैं, तो उनको कैसे प्लेस किया जाता है, उन पर कंक्रीट किस तरीके से प्लेस किया जाता है, लेट्स डिस्कस ओवर इट. ओके, सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ road slabs or airfield slabs and a ground floor slab cannot be constructed in a single stretch. आप उसको एक स्ट्रेच में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि एक रोड का कंक्रीटिंग दिख रहा है, यहाँ पे रोड स्लैब का कंक्रीटिंग चल रहा है. तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पैनल ले रहे हैं, पैनल को हम बेस बोलते हैं, BAY बे, और बहुत सारे हैं तो बेस, ठीक है. तो क्या किया जाता है, इन बेस में कंक्रीटिंग किया जाता है, ठीक है, यानी कि पैनल टू पैनल कंक्रीटिंग किया जाता है. सो इट कैनॉट बी डन इन अ सिंगल स्ट्रेच. आप एक साथ पूरा यानी कि 1 किलोमीटर का रोड को कंक्रीटिंग नहीं कर सकते. सिमिलर इज द केस फॉर एयरफील्ड स्लैब्स. ओके, सो फॉर दैट यू नीड टू डिवाइड इट इनटू अ पार्ट. ओके, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज बेस. सो यू नीड टू कंक्रीट दैट पार्ट इन बेस. ओके, ऐसा देखिए आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सिंगली आप पूरा कंक्रीट रोड को एक साथ कंक्रीटिंग नहीं कर सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप इनको बेस में कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है. द ग्राउंड surface on which the concrete is to be placed must be free from the loose earth, stagnant water and other organic matters like grass, roots, लीव्स एक्सेट्रा. अगर ग्राउंड सरफेस जहाँ पर आप कंक्रीट रोड बना रहे हो वो रोड साफ़ नहीं है तो आपको साफ़ करना पड़ेगा, उसकी लूज अर्थ को हटाना पड़ेगा. अगर वाटर वहाँ पे रुका हुआ है वो सब साफ़ करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा. और कोई ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि ग्रास हो गया, रूट्स, लीव्स, एनीथिंग, ये आपको वहाँ से काट कर अलग करना पड़ेगा. देखिए इस तरीके से रोड को साफ़ कर दिया गया है. नाउ द रोड इज़ रिक्वायर्ड टू बी कॉम्पैक्टेड सफिशिएंटली एंड मेड डैम्प टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट. ओके, आप क्या करोगे, कंक्रीट के लिए रोड जो है, कंक्रीटिंग रोड जो है आपका, जो आप बनाने वाले हो, उस एरिया को पहले आप साफ़ करोगे हर चीज़ से. लूज अर्थ, स्टैग्नेंट वाटर and any organic substances that are available across the road surface, it is required to be removed out first at the very first, and then that surface is required to be compacted sufficiently and made damp by with the help of water. You need to damp that place to prevent the absorption of water from concrete. यानी कि जब भी आप कंक्रीटिंग करो उस प्लेस पर तो कंक्रीट का पानी ज़मीन ने नहीं पीना चाहिए, इसलिए ज़मीन को पहले ही आपको डैम्प करके रखना पड़ेगा ताकि ज़मीन की वाटर रिक्वायरमेंट या वाटर नीड ख़त्म हो जाए, वो कंक्रीट का पानी ना पिए. देखिए वही बता रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ना हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट टू द रोड सरफेस ऐसा ना हो. क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, बॉटम सरफेस जो रहेगा, बॉटम थिकनेस ऑफ योर कंक्रीट रोड वो वीक हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसका पानी रोड ने पी लिया. अब उसके अंदर पानी कम रहा, बॉटम थिकनेस जो रहेगी, बॉटम डेप्थ ऑफ योर रोड, वो उसकी थिकनेस उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी बिकॉज पानी उसका ग्राउंड पी लेगा. इसलिए ग्राउंड को पहले ही डैम्प कर देना है ताकि ऐसा ना हो, वीक ना हो. इसीलिए ऐसा भी किया जाता है. However, sometime the polythene films is placed on the ground surface in order to prevent the absorption of water from the concrete. कंक्रीट का पानी
ज़मीन अब्जॉर्ब ना करे, इसलिए ज़मीन और कंक्रीट रोड के बीच में एक पॉलीथिन फिल्म लगा देते, डाल देते। देखिए क्या किया इसमें, आप देख सकते हो एक रोड सरफेस के लिए उन्होंने पार्ट्स क्रिएट किया है, देख सकते हो आप, पैनल्स क्रिएट किए हैं। इन पैनल्स में कंक्रीटिंग किया जाता है, इसको बेस बोलते हैं, पैनल्स को हम बेस बोलते हैं। इन बेस में कंक्रीटिंग की जाती है, ठीक है। आप देख रहे हो कि जॉइंट्स दिख रहे होगे आपको एक जॉइंट्स क्रिएट होते हुए दिख रहे होगे पैनल टू पैनल। और देखिए पैनल्स भी ऑल्टरनेट पैनल्स ले रहे हैं, इन्हें डायरेक्टली वन आफ्टर द अदर रेगुलर पैनल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑल्टरनेट पैनल्स में कंक्रीटिंग किया जाता है, ठीक है। और ऐसा करने से क्या हो रहा है, पैनल टू पैनल कंक्रीटिंग करने से वहाँ पर जॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। जब भी समर आता है या विंटर आता है, विंटर आने से रोड कॉन्ट्रैक्ट होता है, समर आने से एक्सपैंड होता है, तो वो स्पेस उसमें हम फिलर्स डाल देते हैं। उस स्पेस वैसे दिखती नहीं है रोड पर, उसमें फिलर्स डले हुए रहते हैं। तो क्या होता है, जब ये सीजनल वेरिएशंस आते हैं तो कंक्रीट में भी वेरिएशंस मिलते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस मिलते हैं। So that contraction and expansions are allowed if you are preparing a concrete road in such a way, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे तो जॉइंट्स में लेके जॉइंट्स में फिलर डाल दोगे, तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसके बाद स्पेस रहेगी और एक्सपेंशन होने के लिए भी स्पेस रहेगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रहा है हम किस तरीके से कंक्रीटिंग करते हैं रोड सरफेस पर। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक पैनल उन लोगों ने कंक्रीटिंग कर दिया है, सेकंड पैनल छोड़ दिया है, ठीक है। उसके साइड का पैनल कंक्रीटिंग हो गया है। अब आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए आप, दो कंक्रीट पैनल्स के बीच में फिलर्स डले हुए हैं, ठीक है। ये फिलर्स होने से आप एक्सपेंशन अलाउ कर पाते हो इन अ कंक्रीट रोड। Another thing which you are required to be known is कि कंक्रीट जो है, आप एक थिकनेस का कंक्रीट रोड बनाते हो, ठीक है। इट इज़ अराउंड, आज आप देख रहे होगे तो ये अप्रॉक्स 1 फीट या 1 फीट से थोड़ा कम, 3/4 इतना कंक्रीटिंग या कंक्रीट की थिकनेस रखते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन थ्रू आउट द कंक्रीट रोड। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे कंक्रीट की थिकनेस कम है, कहीं पे कंक्रीट की थिकनेस ज़्यादा है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट थिकनेस ऑफ द कंक्रीट रोड थ्रू आउट, ओके। अनदर थिंग विच यू आर रिक्वायर्ड टू बी नोन एज, कंक्रीट को डंप करेंगे आप इन द रिक्वायर्ड प्लेस। आप उसको पोर नहीं करेंगे, पोर इन द सेंस आप उसको कहीं पर भी नहीं डालेंगे। पोर करने से क्या होगा, वो पैनल में थोड़ी रहेगा, वो फैलता चला जाएगा, ठीक है, पैनल्स मेंटेन नहीं होंगे। लेकिन आप डंप करोगे एक जगह पे, जहाँ यानी जो रिक्वायर्ड प्लेस है उसी जगह पे, तो वहीं पे रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डंपर आ रहा है, डंपर में कंक्रीट है, कंक्रीट किस में जाएगा, ये पैनल में, ठीक है। तो कंक्रीट मस्ट बी डम्प्ड इन द रिक्वायर्ड प्लेस एंड शुड नॉट बी पोर्ड, क्योंकि पोर्ड करने से पैनल्स मेंटेन नहीं रहेंगे, ठीक है। देखिए उसने क्या किया, डंप किया, कहाँ, सिर्फ वो पैनल में, ये डंपर से। द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इन अ हीप एट वन प्लेस एंड देन ड्रैगिंग इट टू द रिमेनिंग पार्ट शुड बी अवॉइडेड। क्या करते हैं, कहीं पर ऐसा भी होता है कि कंक्रीट को ऐसा, देखिए यहाँ पे हीप की तरह एक ही तरफ डाल दिया जाता है, एक ही तरफ डाल दिया जाता है और फिर फैलाया जाता है। ऐसा नहीं करना है। आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ। देखिए कंक्रीट डालते चला जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से डंप करना है आपको कंक्रीट को ऐसा हीप की तरह फेंकना नहीं है, ठीक है। और फिर आप हाथ से फैला रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए।
In the next video, we'll cover the placing of concrete in dams, piers and abutments, and then over placing of concrete in underwater. ठीक है, with this we'll going to complete with our unit. Okay, so I think let's continue with it right now only. Okay, so let's start with the placing of concrete in a mass concreting work. Now what is this mass concreting work? Mass concreting work involves a work of concreting in a raft foundation, in a multi-story building, in a piers and abutments and in a dam. मास कॉन्क्रीटिंग होती है राफ्ट फाउंडेशन में, जब आपका फाउंडेशन एक पूरे स्लैब की तरह बनता है ज़मीन के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ राफ्ट फाउंडेशन. आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है. जब भी हमको सॉइल बहुत ख़राब मिलती है, दैट इज़ अ वेरी लूज और अ लो बियरिंग सॉइल जिसकी ताकत बहुत कम होती है, इन दैट केस व्हाट डू यू डू? आप आइसोलेटेड फुटिंग्स नहीं बनाते हो. कहने का मतलब आप हर कॉलम के लिए एक फुटिंग, हर कॉलम के लिए एक फुटिंग, वैसा आइसोलेटेड फुटिंग्स नहीं बनाते हो. आप क्या करते हो? पूरे कॉलम्स के लिए एक कंबाइंड फुटिंग बनाते हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ राफ्ट फुटिंग, जो ज़मीन के अंदर एक स्लैब की तरह होता है बेस पर. ओके, तो ये मास कॉन्क्रीटिंग वर्क है. ठीक है. सेकेंड, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इनमें कॉलम्स कितने ऊपर ऊपर तक जाते हैं, तो मास कॉन्क्रीटिंग होती है. बीम्स, स्लैब्स कितने बड़े बड़े होते हैं, तो दैट इज़ अ मास कॉन्क्रीटिंग वर्क. अब यहाँ देखिए, आप ब्रिज बना रहे हो, तो ब्रिज के जो पिलर्स होते हैं, तो इंटरमीडिएट पिलर्स जो होते हैं उनको पियर्स कहते हैं. ठीक है. ये इंटरमीडिएट पिलर्स है, यानी कि जो बीच में पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पियर्स. और जो एंड वाला पिलर रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अब्यूटमेंट्स. एक एंड में पिलर होता है और एक एंड में पिलर होता है जहाँ पे ब्रिज ख़त्म होता है, तो बोथ एंड के जो पिलर्स होते हैं उनको अब्यूटमेंट्स कहते हैं. पिलर्स ब्रिज के काफ़ी बड़े होते हैं. ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो मास कॉन्क्रीटिंग वर्क. एंड डैम तो आप सबको पता है कितना हैवी और ह्यूज मैसिव स्ट्रक्चर है, तो वो कितना सारा कंक्रीट से बनता है. दैट इज़ ऑल्सो मास कॉन्क्रीटिंग वर्क. ओके, आगे चलते हैं. ये देखिए, आपको एक डैम की इमेज दिखाया हुआ है. इतना बड़ा डैम बनाने के लिए ना जाने कितना कंक्रीटिंग लगता है. ठीक है. कंक्रीटिंग अब एक दिन में इतना हो जाता होगा क्या? नहीं. इनको क्या किया जाता है? लेयर बाय लेयर कंक्रीटिंग किया जाता है. लेयर्स बाय लेयर्स कंक्रीटिंग की जाती है. किस तरीके से हम दिखाते हैं आपको. देखिए, लिख क्या है कि आपको कंक्रीट लेयर्स बाय लेयर्स करना है इसमें, क्योंकि एक दिन में आप कर ही नहीं सकते हो, और एक साथ कब तक करोगे वर्क. ठीक है. थिकनेस ऑफ दिस concrete layer in such huge construction or mass construction depends upon आपका जो टेक्निक है ऑफ कॉम्पैक्शन, डिपेंड अपॉन योर कॉम्पैक्शन टेक्निक्स. आप कॉम्पैक्शन की कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आप थिकनेस को रेंज करते हो. जनरली इट रेंजेस बिटवीन 35 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर. ठीक है. यानी कि 350 mm. 350 mm मतलब आपका, देखिए, आपका जो घर का स्लैब होता है दैट इज़ 100 mm. ठीक है. तो 35 सेंटीमीटर मतलब 350 mm, यानी कि कितना हो गया? कम से कम 3.5 गुना उसका. ठीक है. 3.5 4.5 गुना. इतना कंक्रीटिंग एक दिन में करते हो या एक टाइम में करते हो और आप हट जाते हो. ठीक है. जब आप कंक्रीट को लेयर्स में पोर करते हो तो क्या होता है? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिफ्ट विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड जॉइंट. देखिए, आपने क्या किया? एक लेयर डाला. सपोज आपने 35 सेंटीमीटर की एक लेयर डाल दिया अभी क्या कहते हैं आपके डैम में. डैम का रिटेनिंग वॉल बना रहे हो आप, और आपने 35 सेंटीमीटर की वॉल, अभी थिकनेस की वॉल बना लिया है, एक लेयर बना लिया है. अब नेक्स्ट 35 सेंटीमीटर लेयर की वॉल कब बनाओगे आप? जब आपका पुराना वाला कंक्रीट लेयर सेट हो जाएगा. ठीक है ना. यानी कि सेकंड आप 35 लेयर की थिकनेस वाली सेकंड लेयर डालोगे, तो क्या होगा? इस दरमियान ये पहली लेयर और सेकंड लेयर के बीच में कोल्ड जॉइंट्स क्रिएट होते हैं. कैसे? क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिफ्ट मतलब अ सेपरेशन. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ
दैट मीन्स देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेशन बिटवीन द टू लेयर्स। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक पहले दिन बनाया गया, एक दूसरे दिन बनाया गया, एक की सेटिंग हो चुकी है, दूसरे की जस्ट लेइंग स्टार्ट हुई है, तो ऑब्वियसली वो एक 2 यूनिट्स की तरह फॉर्म होगा। देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लिफ्ट, फॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेपरेशन, दैट इज़ जो विच इज़ गोइंग टू गिव अ कोल्ड जॉइंट, विच इज़ गोइंग टू गिव अ कोल्ड जॉइंट बिटवीन दिस 2 लेयर्स। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। देखिए ये पहली लेयर, ये सेकेंड लेयर, दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी कि ऐसी कोल्ड जॉइंट बन जाए। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ दिखा रहा है, द कॉन्क्रीट ऑन द अबव लेयर शुड बी प्लेस्ड क्विकली विथ सफिशिएंट केयर। आप ज़्यादा टाइम नहीं दो, ठीक है, यानी कि सेट मत होने दो उसको, वो हो गया तो फटाफट सेकेंड लेयर डाल दो उसके सेटिंग के पहले पहले ही। ठीक है, विथ इंटेंस केयर। ओके, एंड अगेन इट इज़ टेलिंग यू दैट द थिकनेस ऑफ द लेयर डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ कॉम्पैक्शन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। वाइब्रेटर जो है आपका, या कॉम्पैक्शन का जो मोड है वो जैसे कि वाइब्रेटर ही है, क्योंकि हम वाइब्रेटर ही यूज़ करते हैं मोस्टली इतने हैवी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए। कब तक इंसान हाथ से रॉड से कॉम्पैक्शन करेगा, तो वाइब्रेटर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके ऊपर थिकनेस को हम कम या ज़्यादा करते हैं। अगर वाइब्रेटर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, थिकनेस को ज़्यादा रखोगे। वेरेज यानी हैवी है अगर वाइब्रेटर, तो आप अपनी थिकनेस भी ज़्यादा रखो कंक्रीट की, नहीं तो क्या होगा, वाइब्रेटर हैवी है और थिकनेस कम रखा तो देर इज़ अ चांस कि कंक्रीट पूरा सरक जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा उस थिकनेस का, उस छोटी सी थिकनेस का। ठीक है, मटेरियल क्योंकि सरकने लगेगा, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा थिकनेस रखते हो और फिर ऐसे वाइब्रेटर्स को यूज़ करते हो, हेवी वाइब्रेटर्स को। नाउ व्हाट इट इज़ टेलिंग यू, बिफोर प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ऑफ कंक्रीट, before placing the second layer of concrete, the surface of the previous lift is cleaned with water and jet and rubbed with a wire brush. Okay, आप क्या करते हो, जब दूसरी लेयर डालते हो उसके पहले आप पुरानी लेयर को वॉश करते हो, ठीक है, जेट से, यानी कि बहुत प्रेशर मार के। क्यों? क्योंकि ग्रीट जो ऊपर दिख रहे या लेटेंस हो तो वो निकल जाए। लेटेंस मतलब चिकनी परत जो रहती है सीमेंट मोटर की, वो, और ग्रीट मतलब कंकर वंकर जो ऊपर लूजली सेट है वो सब निकल जाए, और उसको आप वायर ब्रश से फिर क्लीन कर देते हो। ठीक है, बिफोर प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ऑफ कंक्रीट। देखिए ये वायर ब्रश यूज़ कर रहे हैं। सम टाइम द सैंड ब्लास्टिंग इज़ ऑल्सो अडोप्टेड, ये डैम्स में किया जाता है, डैम्स में सैंड ब्लास्टिंग इज़ ऑल्सो अडोप्टेड। नाउ सैंड ब्लास्टिंग क्या है, कुछ नहीं है, एक प्रेशर से आप एब्रेसिव मटेरियल को निकालते हो। प्रेशर से क्या करते हो, एक एब्रेसिव मटेरियल क्या हो गया, रेत हो गई आपकी एब्रेसिव मटेरियल। ये क्या करती है, एब्रेशन करती है आपके सरफेस पर। आपकी पुराने लिफ्ट जो है, प्रीवियस लिफ्ट मतलब प्रीवियस लेयर का टॉप सरफेस, उस पर आप सैंड ब्लास्टिंग करते हो, यानी प्रेशर से सैंड को ब्लास्ट करते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, टॉप सरफेस के ग्रीट्स निकल जाते हैं, यानी कि जो सरफेस अगर स्मूथ है तो वो खुरदुड़ा हो जाएगा, उसमें रफनेस आ जाती है। ठीक है, रफनेस क्यों लाया जाता है, ताकि आगे की जो लेयर है उसमें प्रॉपरली जाके इंटरलॉक हो। आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। जब जेट से पानी से धो रहे हैं उसमें भी वही काम कर रहे हैं कि आपके जो लूजली ग्रिट सेट है वो निकल जाती है, और लेटेंस फॉर्म जो रहते हैं वो निकल जाते हैं। वायर ब्रश से आप उसको सरका देते हो, सरफेस थोड़ा सा रफ हो जाता है सैंड ब्लास्टिंग में, और अप्रोप्रिएटली और एक्यूरेटली वर्कआउट होता है कि सैंड को ब्लास्ट करते हो। ये एब्रेसिव मटेरियल को आप ब्लास्ट करते हो ऑन द सरफेस ऑफ द प्रीवियस लिफ्ट, सो दैट मटेरियल जो ग्रीट्स वगैरह है, जो छोटे छोटे कंकर वगैरह जो दिखते हैं टॉप सरफेस पर, वो निकलने लगे और मटेरियल खुरदुड़ा हो जाए टॉप से, यानी कि उसकी टॉप लेयर एकदम खुरदुड़ी रफ हो जाए। ठीक है, उसमें लेटेंस जो फॉर्म हुए हो वो सब निकल जाए। अब ये मटेरियल क्या हो गया, लिफ्ट क्या हो गया आपका, लिफ्ट का टॉप सरफेस, आपके प्रीवियस लिफ्ट का टॉप सरफेस रफ हो चुका है,
आप इस पर अब नई लेयर डाल दीजिए, बहुत अच्छे से इंटरलॉक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे वही बता रहे, द ओल्ड सर्फेस इज समटाइम हैक्ड एंड मेड रफ बाय रिमूविंग द लेटेंस एंड लूज मटेरियल। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट लेयर डालने के पहले क्या करते हो, अ वेरी थिन लेयर ऑफ रिच मोटर। आप रिच मोटर जिसमें सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द रिच मोटर, और अ सीमेंट स्लरी, सीमेंट का मसाला, वो डैश करते हो प्रेशर से अगेंस्ट द ओल्ड सरफेस, एंड देन आप नेक्स्ट लेयर ऑफ फ्रेश कंक्रीट को प्लेस करते हो। आई होप ये क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स आपको। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्क्रीटिंग विच इज़ डन इन अ मास कॉन्क्रीटिंग वर्क, जैसे कि डैम्स, ब्रिज के पिलर्स जो रहते हैं उस पर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर, फाउंडेशंस पर, इस तरीके से कॉन्क्रीटिंग किया जाता है। आपको इसके टेक्निक्स याद होने चाहिए, समझना चाहिए। बाकी तो फोम वर्क ही डाला जाता है और कॉन्क्रीटिंग डाला जाता है। फोम वर्क बनाते हैं, कॉन्क्रीट डालते हैं, फोम वर्क बनाते हैं, कॉन्क्रीट डालते हैं। दैट इज़ ऑल व्हाट वी डू जनरली वाइल कॉन्क्रीटिंग, वाइल कास्टिंग अ कॉन्क्रीट, ओके, एट एनी प्लेस। ठीक है, ओनली डिफरेंस जो आते हैं वो आपको समझाया जा रहा है, जैसे कि आपने अभी देखा है मास कॉन्क्रीटिंग वर्क में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर द कॉन्क्रीटिंग अंडर वाटर। Okay students, let's start with the next method of and the last method of placing of concrete, that is concreting underwater. अब पानी के अंदर concreting करना है, that is the most difficult part. Okay, that is the most difficult part of concreting. In structures constructed near coastal areas, concrete is often required to be placed under water. जैसे कि आप देख रहे हो कोस्टल एरियाज़ में आपको कंस्ट्रक्शन करने हैं तो आपको पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कंक्रीटिंग करना पड़ता है। ट्रेंच में, ट्रेंच को फिल करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ट्रेंचेस है, ट्रेंचेस को पानी से कंक्रीट से फिल करना है। ठीक है, जिसके में अंदर कितना सारा स्लरी है, तो दैट इज़ अ वेरी टफ जॉब। कोस्टल एरियाज़ में या तो पानी में, रिवर में आपको कहीं ना कहीं कंक्रीटिंग करना होगा या आपको ऐसे कोई ट्रेंचेस मिल जाएंगे जो पानी से भरे हो, उसके अंदर स्लरी हो, वहाँ पे कंक्रीटिंग करना है। दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ कंक्रीटिंग। ओके, नाउ हाउ दिस अंडर वाटर कंक्रीटिंग इज डन, लेट्स सी। देखिए अंडर वाटर कंक्रीटिंग इज डन in several ways. The first way which is telling you, which is shown to you, is the bottom dump bucket. Okay, this is called as a bottom dump bucket, which is just like a closed box. इसके थ्रू कंक्रीट को आप रिवर के अंदर ले जाते हो till the bottom. And the second method of concreting underwater is by the help of tremie pipe. This is called as a tremie pipe, जिस पे फनल लगा हुआ है। इन दोनों को हम चेक करते हैं किस तरीके से इनकी हेल्प से अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग किया जाता है। देखिए बॉटम डम बकेट को पानी के अंदर लेकर चला गया है। इट जस्ट लाइक एक्ट एज अ वाटर टाइट बॉक्स और अ वाटर टाइट बकेट जो अंडर वाटर टिल द बॉटम लेके जाते हैं आप, और बॉटम में एक स्लाइड जर्क देते हो और मैकेनिकल थोड़े कुछ मैकेनिज्म से उसको ओपन करते हो और कंक्रीट ज़मीन पर उतर जाता है। ठीक है लेकिन आपने क्या किया, सिंपली बकेट से कंक्रीट को लेकर तो आया संभाल के, लेकिन कंक्रीट को एक्सपोज कर दिया टू द रिवर, टू द कंप्लीट वाटर। इससे क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स आपके उड़ने लगेंगे, जैसे कि सीमेंट, आपका सीमेंट वहाँ से सरकने लगेगा। दैट विल कॉज द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ द कंक्रीट, क्योंकि उसका सीमेंट ही उड़ने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड विच इज टोल्ड टू यू फॉर अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग इज विद द हेल्प ऑफ बैग। ठीक है, क्या किया जाता है, एक कंक्रीट का बैग, कंक्रीट के बैग्स को
ज़मीन के सॉरी रिवर के अंदर लेकर जाया जाता है टिल द बॉटम, एंड देन उसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं किस तरीके से ये होता है। उसमें क्या करते हैं आप, ड्राई और सेमी ड्राई मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट को लेकर जाते हो, यानी कि आप पानी नहीं मिला रहे हो या सेमी ड्राई रख रहे हो मिक्स को। ये मिक्सचर क्रिएटेड रहता है, इसको आप बॉटम ऑफ योर रिवर लेकर चले जाते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद वो पानी से मिक्स होता है। ठीक है, वो पानी के साथ मिक्स होता है। ठीक है, वो बैग जिसके अंदर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट डला हुआ है, वो पानी के साथ मिक्स होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पानी उसमें कांटेक्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से वो कंक्रीट सेट होने लगता है। बट ये सबसे ख़राब क्वालिटी का कंक्रीट आपका बनता है। वजह, इसमें वॉइड्स रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको बना के, उसको मिक्स बनाकर भेजा था, वो मिक्स आपका ड्राई था, ड्राई मिक्स। ठीक है, और अब पानी मिल गया तो वेट हो गया। वो मिक्सचर को आपको मिलाना पड़ेगा, तभी जाके उसके वॉइड्स हटेंगे। ठीक है, आपने जब ड्राई मिलाया तो ऑब्वियसली उसमें वॉइड्स रहते हैं, वहाँ पानी थोड़ी चला जाएगा हर जगह पर। ठीक है, लेकिन आप जब पानी मिलाकर एक मिक्स तैयार करते हो तो वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। वैसा होमोजीनियस मिक्सचर आपका इस फॉर्म में नहीं बन पाएगा कि आप ड्राई मिक्स को नीचे ले जा रहे हो और फिर पानी मिल रहा है, पानी खुद ब खुद मिल रहा है, तो कहाँ तक मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ not going to give you a homogeneous mixture which ultimately going to results into the voids in this concrete mass, and ultimately going to give you a much weaker strength of a concrete. Now the next method of underwater concreting is by the help of a tremie pipe. This is the most reliable and acceptable form of concreting underwater. Okay. इसमें क्या होता है, आप ट्रेमी पाइप यूज़ करते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेमी पाइप. इट इज़ हैविंग अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर पे आप एक फनल लगाते हो. ठीक है, इसके बॉटम एंड को आप पॉलीथिन शीट से प्लग कर देते हो, थिक पॉलीथिन शीट से. टॉप पर फनल, ये पूरा पाइप का जो असेंबली है इसको आप अंडर वाटर लेकर जाते हो एंड अलाउ इट टू रेस्ट एट द लोकेशन वेयर द कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड. ओके, with the help of a crane. At the end, as the end is closed, no penetration of water is observed in the pipe. पाइप के अंदर कोई पानी जाने की कोई सूरत ही नहीं बनती है, क्योंकि एंड या बॉटम को आपने क्लोज करके रखा है. ठीक है, तो नो पेनिट्रेशन ऑफ वाटर विल गोइंग टू टेक प्लेस. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ हाई स्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट. ठीक है, वो कंक्रीट को आप फनल से डालोगे, पाइप से वो अंदर तक जाएगा. आप क्या करोगे, देखिए, आप पाइप से कंक्रीट को पोर कर रहे हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जहाँ पर अभी थिक शीट लगी हुई है बॉटम में. और देखिए, आप यहाँ पे फोम वर्क भी डाल दिए. आपको जिस तरीके से पिलर्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल आप पिलर्स ही बनाते हो, अंडर वाटर क्या करते हो, आप पिलर्स ही बनाते हो मोस्टली, फाउंडेशन. तो यहाँ पे क्या किया गया, पिलर्स के लिए उसके फोम वर्क रेडी कर लिए. ठीक है, ये फोम वर्क डले हुए हैं, फोम वर्क के बीच में अपने ट्रेमी पाइप अपना उतारा है. ठीक है, व्हेन द एंटायर लेंथ ऑफ द पाइप इज फिल्ड अप विद द कॉन्क्रीट, जब आपका पूरा लेंथ कॉन्क्रीट से भर जाए, द पाइप इज लिफ्टेड अप एंड अ स्लाइड जर्क इज गिवन. आप पाइप को ऊपर उठाओगे और उठाते उठाते एक जर्क दोगे बाय अ विंच एंड पुली अरेंजमेंट, जो क्रेन से लगा हुआ है ना, उससे क्या होगा, आपकी थिक पॉलीथिन शीट जो है वो फट जाएगी और कंक्रीट जो है उतरने लगेगा. ठीक है, ये कंक्रीट जो उतरेगा वो विद इन दिस
फोम वर्क रहेगा जिसके बीच में पानी अगेन नहीं आ पाएगा, और इस तरीके से आपका पिलर रेडी हो जाएगा. So this is the most reliable and the safe and the most acceptable method of underwater concreting. इसमें कॉम्पैक्शन आपको एक्स्ट्रा से नहीं करना पड़ता है. कॉम्पैक्शन occurs ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स पड़ने वाले हैं वाटर के, उस वजह से ऑटोमेटिक कॉम्पैक्शन हो जाता है. यू डोंट नीड टू डू एनी कॉम्पैक्शन. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से लैटरल कॉम्पैक्शन इसमें वैसे ही हो जाते हैं. सो विद दिस वी हैव completed with the placing of concrete in each and every sections. For example, in foundations, columns, beam floors, road slabs, airfield slabs, dams, piers and abutments, and underwater. So thank you students. With this we have completed with our unit. In next lecture we will start with our new unit. So thank you and goodbye.